नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विज्ञान में एक कदम सफलता की ओर। दोस्तों, हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी बीपीओ के लिए योजना वाली क्लास कर रहे हैं, जो कि घटना चक्र बुक से लिया गया है। तो आज ये 5वीं क्लास है। इसके बाद दो या तीन क्लास और आएगी, उसमें पूरा आपका योजना जो है कंप्लीट हो जाएगा घटना चक्र बुक से। तो आज का जो टॉपिक है युवा शिक्षा एवं कौशल विकास, इससे संबंधित जितनी योजनाएँ हैं वो हम लोग देखेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट योजनाएँ इसमें भी हैं। तो पहली योजना है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। इसके बारे में देखते हैं। तो 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को जो है लॉन्च किया गया। कब? 17 सितंबर 2023 को। इस योजना की घोषणा 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था, जबकि 16 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा इस योजना को जो है मंजूरी प्रदान की गई थी। शुरुआती तौर पर यह योजना 5 वर्षों के लिए 2027-28 तक क्रियान्वित की जाएगी। उद्देश्य क्या है? तो कारीगरों एवं शिल्पकारों को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता प्रदान करने के माध्यम से उन्हें इस योजना के तहत सभी लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्र बनाना। विश्वकर्माओं के कौशल को निखारने के लिए उनका कौशल उन्नयन यानी स्किल अपग्रेडेशन करना और उन्हें प्रासंगिक एवं उपयुक्त प्रशिक्षण अवसर उपलब्ध कराना। उनकी क्षमता एवं उत्पादकता के साथ साथ उनके उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए बेहतर एवं अत्याधुनिक उपकरणों तक उनकी पहुंच को सुगम बनाना। अगला पॉइंट है इसमें लाभार्थियों को बिना कुछ गिरवी रखे ऋण कोलैटरल फ्री क्रेडिट प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना और ब्याज छूट इंटरेस्ट सबवेंशन प्रदान करने के माध्यम से ऋण की लागत को कम करना। विश्वकर्माओं के डिजिटल सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल लेन देन हेतु इंसेंटिव प्रदान करना। विकास हेतु नए अवसरों तक पहुंचने में सहायता प्रदान करने के लिए उन्हें ब्रांड प्रचार, ब्रांड प्रमोशन एवं बाजार संपर्क हेतु एक मंच प्रदान करना। प्रमुख तथ्य इसमें देखते हैं। तो इस योजना हेतु प्रारंभिक वित्तीय परिव्यय 13,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। यह योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा एक साथ मिलकर जो है क्रियान्वित की जा रही है। अगला पॉइंट है इसमें पीएम विश्वकर्मा एक जो है संपूर्ण योजना है, जो निम्न घटकों के माध्यम से कारीगरों एवं शिल्पकारों को सहायता जो है प्रदान करेगी। तो पहला है मान्यता। तो पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र एवं आईडी कार्ड। कारीगरों एवं शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र एवं विश्वकर्मा आईडी कार्ड जो है प्रदान किया जाएगा। एक विशिष्ट डिजिटल संख्या जो है को सृजित किया जाएगा और यह संख्या जो है प्रमाण पत्र और पहचान पत्र पर प्रदर्शित होगी। यह प्रमाण पत्र किसी आवेदक को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता प्रदान करेगा और उसे योजना के तहत सभी लाभों हेतु पात्र बनाएगा। दूसरा है कौशल उन्नयन। इसके अंतर्गत जो है पुनः 3 घटक शामिल हैं। पहला है कौशल सत्यापन यानी स्किल वेरिफिकेशन। दूसरा मूलभूत कौशल प्रदान करना, बेसिक स्किलिंग। तीसरा उन्नयन कौशल प्रदान करना यानी एडवांस्ड स्किलिंग। तो मूलभूत कौशल प्रशिक्षण की अवधि जो है 40 घंटे, जबकि उन्नत कौशल प्रशिक्षण की अवधि जो होगी 15 दिन या फिर 120 घंटे या अधिक होगी। तीसरा है टूल किट प्रोत्साहन, टूल किट इंसेंटिव। कौशल सत्यापन के पश्चात एवं मूलभूत कौशल प्रशिक्षण के प्रारंभ के समय लाभार्थी को 15,000 रुपये का जो है टूल किट प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। चौथा है ऋण सहायता। तो पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत लक्षित लाभार्थियों को कोलैटरल मुक्त यानी कोलैटरल फ्री एंटरप्राइज विकास ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 5% की रियायती ब्याज दर के साथ 1 लाख रुपये तक पहली किस्त और 2 लाख रुपये तक दूसरी किस्त की ऋण जो है सहायता प्रदान की जाएगी। डिजिटल लेन देन हेतु इंसेंटिव। और छठा है विपणन सहायता, मार्केटिंग सपोर्ट। विपणन हेतु राष्ट्रीय समिति एनसीएम, नेशनल कमेटी फॉर मार्केटिंग, इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत कारीगरों या शिल्पकारों के उत्पादों के लिए विपणन एवं ब्रांडिंग सहायता प्रदान करेगी। यह योजना पूरे भारत में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के कारीगरों व शिल्पकारों को सहायता प्रदान करेगी। यह योजना महिलाओं एवं उपेक्षित समूहों जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, दिव्यांगों, ट्रांसजेंडर, पूर्वोत्तर राज्यों, द्वीपीय क्षेत्रों एवं पहाड़ी क्षेत्रों के निवासियों आदि के सशक्तिकरण को बढ़ावा देगी। योजना के तहत आच्छादित व्यवसाय। तो इसके अंदर कौन कौन से व्यवसाय जो है आच्छादित हैं देखेंगे हम लोग। तो इस योजना के तहत प्रथम चरण में 18 पारंपरिक व्यवसायों को जो है शामिल किया जाएगा। तो कितने? 18 पारंपरिक व्यवसायों को इसके अंतर्गत आच्छादित किया जाएगा। पहला हो गया बढ़ई, दूसरा नाव निर्माता, तीसरा अस्त्र निर्माता, लोहार, हथौड़ा एवं टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाले, स्वर्णकार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री,
टोकरी या चटाई झाड़ू निर्माता या जूट बुनकर, गुड़िया एवं खिलौना निर्माता जो कि पारंपरिक हों, नाई, माला बनाने वाला, धोबी, दर्जी, मछली पकड़ने का जाल बनाने वाला, ये 18 शामिल किए गए हैं। तो इसके अंदर विश्लेषण अब देख लेते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कई कारीगर और शिल्पकार शामिल हैं जो अपने हाथों और औजारों से काम करते हैं तथा प्रायः स्वरोजगार पर निर्भर होते हैं और आमतौर पर अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्र का हिस्सा माने जाते हैं। इन पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को विश्वकर्मा कहा जाता है। ये वे लोहार, कुम्हार, बढ़ई, मूर्तिकार आदि जैसे व्यवसायों में लगे हुए हैं। ये कौशल या व्यवसाय पीढ़ी दर पीढ़ी जो है गुरु शिष्य मॉडल पर पारंपरिक प्रशिक्षण के बाद परिवारों और अन्य अनौपचारिक समूह के कारीगरों और शिल्पकारों के भीतर पारित किए जाते हैं। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना एक परिवर्तनकारी पहल के रूप में उभरी है, जिसका प्रमुख उद्देश्य जो है कारीगरों और शिल्पकारों द्वारा प्रदान किए जाने वाले उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच को बढ़ाना है। यह योजना इन कुशल व्यक्तियों को घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत करना चाहती है, जिससे उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। अगली प्रमुख योजना जो है पीएम श्री योजना, काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है। पीएम श्री स्कूल योजना यह भारत सरकार द्वारा एक केंद्र प्रायोजित योजना है। 7 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम श्री स्कूल योजना को मंजूरी प्रदान की। पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, पीएम श्री। उद्देश्य क्या है इसका? तो पीएम श्री स्कूल योजना का उद्देश्य केंद्र सरकार या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के केवीएस और एनवीएस सहित स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित 14,500 से अधिक स्कूलों को जो है विकसित करना, ये इसका उद्देश्य है। देश के सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और स्कूलों में आधुनिक सुविधाएं विकसित कर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सिद्धांतों को स्कूलों में लागू करना और ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों को मजबूत बनाना। महत्वपूर्ण तथ्य इसमें क्या क्या है? तो इस योजना का कार्यान्वयन जो है 5 वर्षों की अवधि 2022-23 से 2026-27 के दौरान किया जाना प्रस्तावित है। इसकी कुल परियोजना लागत जो है 27,360 करोड़ रुपए है। इनमें से 18,128 करोड़ रुपए जो है ये केंद्र का योगदान होगा। ये स्कूल आदर्श या नमूना स्कूलों के रूप में कार्य करेंगे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी घटकों को प्रदर्शित करेंगे। ये अपने निकटवर्ती स्कूलों को मार्गदर्शक या परामर्श भी प्रदान करेंगे। पीएम श्री स्कूलों को ग्रीन स्कूलों के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके तहत पर्यावरण अनुकूल पहलुओं जैसे सौर पैनलों, एलईडी लाइट्स, प्राकृतिक खेती युक्त पोषण वाटिका, अपशिष्ट प्रबंधन इत्यादि को भी शामिल किया जाएगा। एक स्कूल गुणवत्ता आकलन फ्रेमवर्क SQAF, स्कूल क्वालिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क का विकास किया जाएगा, जिसमें परिणामों के मापन के लिए प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों का जो है उल्लेख होगा। अगला पॉइंट है इसमें पीएम श्री स्कूलों को समग्र शिक्षा KVS, केंद्रीय विद्यालय संगठन और NVS, नवोदय विद्यालय समिति के लिए उपलब्ध मौजूदा प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से लागू किया जाएगा। इन स्कूलों की प्रगति का आकलन करने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों को समझने के लिए इनकी सख्ती से जो है निगरानी भी की जाएगी। इसका विश्लेषण देखते हैं। तो देश में समावेशी एवं उचित शिक्षा की आवश्यकता को पहचानते हुए हाल ही के वर्षों में भारत सरकार शिक्षा एवं कौशल पारितंत्र को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दे रही है। पीएम श्री स्कूल छात्रों के संज्ञानात्मक विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान करेंगे। साथ ही 21वीं सदी के लिए महत्वपूर्ण कौशल से युक्त समग्र और पूर्ण विकसित व्यक्तियों का निर्माण और उनका पोषण करने का भी प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से में यह शिक्षा प्रदान करके एक आधुनिक व परिवर्तनकारी तरीका होगा, जिससे लगभग 18 लाख से भी अधिक छात्रों को जो है प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होने की उम्मीद है। अगला है राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022। इसको हम लोग देखेंगे। तो 7 जून 2022 को तत्कालीन केंद्रीय नागर विमान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 NASP 2022 नेशनल एयर स्पोर्ट पॉलिसी 2022 को लॉन्च किया। इस नीति के अंतर्गत भारत को वायु खेलों के संदर्भ में विश्व के शीर्ष देशों में शामिल करने का खाका जो है तैयार किया गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु भारत में एक सुरक्षित, सस्ता, सुलभ, सुखद एवं अस्थायी वायु खेल पारितंत्र एयर स्पोर्ट इकोसिस्टम जो है उपलब्ध कराया जाएगा। उद्देश्य क्या है? तो वर्ष 2030 तक भारत को शीर्ष वायु खेल राष्ट्रों में से एक बनाना, देश में वायु खेल संस्कृति को बढ़ावा देना, वायु खेल अवसंरचना, उपकरण, संचालन, रखरखाव और प्रशिक्षण सहित सुरक्षा के मामले में बेहतर अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं को अंगीकृत करना, एक सरल, हितधारक, अनुकूल और प्रभावी प्रशासनिक संरचना का विकास करना,
वैश्विक वायु खेल प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों की भागीदारी और सफलता का सुनिश्चित करना। अगला पॉइंट है आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप भारत में वायु खेल उपकरणों के डिज़ाइन, विकास और विनिर्माण को जो है बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य हो गया। कवरेज देखते हैं तो इस नीति के अंतर्गत निम्नलिखित वायु खेलों को जो है शामिल किया जाएगा। कौन कौन से? एरोबेटिक्स, एरो मॉडलिंग और मॉडल रॉकेटरी, शौकिया निर्मित और प्रयोगात्मक विमानन, गुब्बारे यानी बैलूनिंग, ड्रोन, ग्लाइडिंग और पावर्ड ग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग और पावर्ड हैंग ग्लाइडिंग, पैराशूटिंग, स्काई डाइविंग, वेस जंपिंग और विंग सूट शामिल, पैराग्लाइडिंग्स और पैरा मोटरिंग, पावर्ड पैराशूट ट्राइक्स सहित, पावर्ड विमान, अल्ट्रालाइट, माइक्रोलाइट और लाइट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट इत्यादि सहित, रोटर क्राफ्ट यानी ऑटो गायरो सहित। अब प्रशासनिक संरचना देखते हैं इसकी। नई नीति के अंतर्गत भारत में वायु खेलों के लिए 4 स्तरीय प्रशासनिक संरचना होगी। पहला, सर्वोच्च शासी निकाय अपेक्स गवर्निंग बॉडी के रूप में एयर स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ASFI। दूसरा, व्यक्तिगत वायु खेलों या वायु खेलों के एक समुच्चय सेट के लिए राष्ट्रीय संघ नेशनल एसोसिएशन जैसा भी उपयुक्त हो। तीसरा, राष्ट्रीय वायु खेल संघों को क्षेत्रीय जैसे पश्चिम, दक्षिण, पूर्वोत्तर आदि या राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय इकाइयाँ जैसा भी उपयुक्त हो। चौथा, जिला स्तरीय वायु खेल संघ जैसा भी उपयुक्त हो। महत्वपूर्ण तथ्य इसमें देखते हैं तो इस नीति के तहत भारत में एयर स्पोर्ट्स के लिए 4 स्तरीय गवर्नेंस संरचना की स्थापना की जाएगी, जिसमें एयर स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ASFI सर्वोच्च शासी निकाय के रूप में होगा। देश भर में वायु खेलों के लिए बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा। पायलटों और तकनीशियनों के प्रशिक्षण के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे। वायु खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। वायु खेलों से संबंधित नियमों और विनियमों को सरल बनाया जाएगा। फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल, फेडरेशन एरोनॉटिक्स इंटरनेशनल FAI का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 1905 को हुई थी। यह वायु खेलों के लिए मानक निर्धारित करता है तथा प्रतियोगिताएं आयोजित कराता है, वैश्विक रिकॉर्ड रखता है। वर्तमान में FAI के 90 से अधिक देश सदस्य हैं। FAI में सदस्यों का प्रतिनिधित्व उनके राष्ट्रीय एयरपोर्ट कंट्रोल द्वारा किया जाता है। भारत एयरो क्लब ऑफ इंडिया भी इसका सक्रिय सदस्य है। विश्लेषण देखेंगे उसका। तो वायु खेल, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि इसमें हवा के माध्यम से जुड़ी हुई विभिन्न खेल गतिविधियाँ शामिल हैं। भारत में वायु खेल की दुनिया में शामिल होने की क्षमता है क्योंकि इसके पास एक बड़ी भौगोलिक स्थिति एवं विविध स्थल कृतियाँ हैं। इसकी आबादी भी बहुत बड़ी है। विशेष रूप से इसके पास युवाओं की पर्याप्त संख्या है। देश भर में वायु खेल हब के निर्माण से पूरे विश्व से वायु खेल संबंधी पेशेवर और पर्यटक भारत आएंगे। इससे विमानन गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी और पर्यटन के साथ स्थानीय रोजगार में भी वृद्धि होगी। अगली योजना है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। ये भी इम्पोर्टेंट योजना है। तो 29 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री पोषण यानी कि पोषण शक्ति निर्माण, तो ये पोषण का फुल फॉर्म हो गया, योजना को मंजूरी प्रदान की। यह योजना वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू की गई है। वर्तमान में इस योजना के माध्यम से सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पका हुआ गर्म भोजन जो है उपलब्ध कराया जा रहा है। यह योजना कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक सभी स्कूली बच्चों को आच्छादित कर रही है। इस योजना ने पूर्व में चल रही मध्याह्न भोजन योजना का स्थान लिया है। इसके माध्यम से वर्तमान में प्राथमिक कक्षाओं हेतु प्रति स्कूल प्रति बच्चे के लिए 100 ग्राम तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं हेतु 150 ग्राम खाद्यान्न की आपूर्ति की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस योजना के संचालन हेतु 11,600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उद्देश्य, तो इस योजना का प्रमुख उद्देश्य देश में कुपोषण और एनीमिया को खत्म करना है। गर्भवती महिलाओं, किशोरियों और बच्चों को संतुलित आहार उपलब्ध कराना, लोगों को स्वास्थ्य और पोषण के महत्व के बारे में जागरूक करना, आंगनबाड़ी केंद्रों को मजबूत बनाकर उन्हें कुशलतापूर्वक चलाना। प्रमुख तथ्य क्या है? तो इस योजना को प्राथमिक कक्षाओं में के 11.8 करोड़ बच्चों के अलावा पूर्व प्राथमिक कक्षाओं अथवा बाल वाटिकाओं में पढ़ने वाले छात्रों तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है। तिथि भोजन की अवधारणा के व्यापक रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। तिथि भोजन का सामुदायिक भागीदारी कार्यक्रम है जिसमें लोग विशेष अवसरों त्योहारों पर बच्चों को विशेष भोजन जो है प्रदान करते हैं। सरकार बच्चों की प्रकृति और बागवानी के साथ प्रत्यक्ष अनुभव के लिए स्कूलों में स्कूल पोषण उद्यानों, स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन्स के विकास को बढ़ावा दे रही है। इन बगीचों की फसल का उपयोग जो है मध्याह्न भोजन में अतिरिक्त सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करने के लिए किया जाता है। योजना का सोशल ऑडिट अनिवार्य कर दिया गया है। आकांक्षी जिलों और रक्ताल्पता यानी एनीमिया के उच्च मामलों वाले जिलों में
बच्चों को पूरक पोषाहार सामग्री उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री और सब्जियों के आधार पर विशिष्ट संस्कृति से जुड़े व्यंजनों और नवीन मेन्यू को बढ़ावा देने के लिए ग्राम स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक पाक कला प्रतियोगिताओं को बढ़ावा दिया जाएगा। इस योजना के कार्यान्वयन में किसान उत्पादक संगठनों AFPO और महिला स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय रूप से उगाए जाने वाले पारंपरिक खाद्य पदार्थों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। विश्लेषण इसका देखते हैं तो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना मानव विकास सूचकांक को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, साथ ही एक स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान देती है। यह योजना लैंगिक समानता को बढ़ावा देती है। हालांकि इस योजना को लागू करने में काफ़ी खर्च होता है और अभी भी कई लोगों को इस योजना के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। पिछड़े क्षेत्रों में इस योजना का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन करना एक चुनौती है। मध्याह्न भोजन योजना, तो पूर्व में मध्याह्न भोजन योजना इसका नाम था। तो भारत में मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील स्कीम जो है सर्वप्रथम वर्ष 1925 में मद्रास नगर निगम द्वारा वंचित बच्चों के लिए शुरू की गई थी। 1980 के दशक में 3 राज्यों क्रमशः गुजरात, केरल तथा तमिलनाडु एवं संघ शासित प्रदेश पांडिचेरी यानी प्राथमिक स्कूलों में सभी बच्चों के लिए इस योजना की शुरुआत की। वर्ष 1990-91 तक देश के 12 राज्यों द्वारा यह योजना संचालित की जाने लगी थी। ये इंपॉर्टेंट है। 15 अगस्त 1995 को एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहायता कार्यक्रम NPNSP नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन प्रारंभ किया गया। इसे ही मध्याह्न भोजन योजना के लोकप्रिय नाम से जो है जाना जाता है। इसका उद्देश्य स्कूलों में नामांकन, प्रतिधारणा एवं उपस्थिति बढ़ाने के साथ साथ प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के पौष्टिक स्तर में सुधार करना था। प्रथम वर्ष में यह योजना देश के 2408 ब्लॉकों में कार्यान्वित की गई थी। वर्ष 1997-98 तक चरणबद्ध रूप से इस योजना का विस्तार संपूर्ण देश में कर दिया गया। प्रारंभ में इस योजना के अंतर्गत सरकारी सहायता प्राप्त एवं स्थानीय निकायों के स्कूलों उनके कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को जो है आच्छादित किया गया था। अक्टूबर 2002 से शिक्षा गारंटी स्कीम, EGS तथा वैकल्पिक एवं अभिनव शिक्षा केंद्रों, अल्टरनेटिव एंड इनोवेटिव एजुकेशन सेंटर में पढ़ने वाले बच्चों तक भी इस योजना का विस्तार जो है किया गया है। इस योजना में केंद्रीय सहायता के तहत प्रति स्कूल दिन में प्रति बच्चा 100 ग्राम खाद्यान्न की मुफ्त आपूर्ति और अधिकतम 50 रुपये प्रति क्विंटल एक खाद्यान्न परिवहन हेतु सब्सिडी शामिल थी। सितंबर 2004 में योजना में संशोधन के माध्यम से बच्चों को 300 कैलोरी और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन युक्त पका हुआ मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। अक्टूबर 2007 में यह योजना शैक्षिक रूप से पिछड़े 3479 ब्लॉकों में उच्च प्राथमिक कक्षाओं 6 से 8 के बच्चों तक विस्तारित की गई और योजना का नाम प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहायता कार्यक्रम से परिवर्तित कर स्कूलों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम कर दिया गया। परंतु 1 अप्रैल 2008 से इसे संपूर्ण भारत के उच्च प्राथमिक सरकारी स्कूलों या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, मदरसों और मकतब में लागू कर दिया गया। इसके तहत सभी उच्च प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों को प्रतिदिन न्यूनतम 700 कैलोरी और एवं 20 ग्राम प्रोटीन युक्त पका हुआ मध्याह्न भोजन प्रदान करने की व्यवस्था की गई। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इसके बारे में आप जान लीजिए थोड़ा। तो शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने, एक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है। सार्वभौमिक उच्चतर स्तरीय शिक्षा व उचित माध्यम है जिससे देश की समृद्ध प्रतिभा और संसाधनों का सर्वोत्तम विकास और संवर्धन व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व की भलाई के लिए किया जा सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक विजन डॉक्यूमेंट है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक विजन डॉक्यूमेंट है जो यह निर्देशित करती है कि आने वाले वर्षों में देश में शिक्षा की दिशा क्या हो। यह देश की शिक्षा व्यवस्था को एक आकार प्रदान करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है जो कि लगभग 34 वर्षों बाद आई है। देश में सर्वप्रथम वर्ष 1968 में पहली शिक्षा नीति जारी की गई थी। इसके बाद वर्ष 1986 में दूसरी शिक्षा नीति जारी हुई जिसमें वर्ष 1992 में कुछ संशोधन किए गए थे। उद्देश्य क्या है? तो सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, विशेष रूप से वंचित समूहों को शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना और सीखने के परिणामों को बेहतर बनाना, भारत को वैश्विक शिक्षा के मानचित्र पर एक प्रमुख स्थान दिलाना। शिक्षा नीति के आधार सिद्धांत। तो शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य अच्छे इंसानों का विकास करना है जो तर्कसंगत विचार और कार्य करने में सक्षम हों, जिसमें करुणा और सहानुभूति, साहस और लचीलापन, वैज्ञानिक चिंतन और रचनात्मक कल्पना शक्ति तथा नैतिक मूल्य और आधार स्थापित हों। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादक लोगों को तैयार करना है जो कि अपने संविधान द्वारा परिकल्पित समावेशी और बहुलतावादी समाज के निर्माण में बेहतर योगदान करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार सिद्धांत जो हैं निम्नलिखित हैं।
तो प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास करना, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना, लचीलापन जिससे शिक्षार्थियों में सीखने के तौर तरीके और कार्यक्रमों को चुनने की क्षमता हो तथा वह अपनी प्रतिभा और रुचियों के अनुसार जीवन में अपना रास्ता चुन सके। कला और विज्ञान के मध्य पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के मध्य, व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं आदि के मध्य कोई स्पष्ट अलगाव न हो, जिससे ज्ञान क्षेत्रों के बीच हानिकारक ऊंच नीच और परस्पर दूरी एवं असंबद्धता को दूर किया जा सके। एक बहुविषयक दुनिया के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी और खेल के बीच एक बहुविषयक और समग्र शिक्षा का विकास, अवधारणात्मक समझ पर बल, तार्किक निर्णय लेने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए रचनात्मकता और तार्किक सोच, नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्य, बहुभाषिकता और अध्ययन अध्यापन के कार्य में भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन, जीवन कौशल, सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर, तकनीकी के यथासंभव उपयोग पर जोर, स्थानीय संदर्भ की विविधता और स्थानीय परिवेश के लिए एक सम्मान, सभी शैक्षिक निर्णयों की आधारशिला के रूप में पूर्ण क्षमता और समावेशन, साथ ही शिक्षा को लोगों की पहुंच और सामर्थ्य के दायरे में रखना, स्कूली शिक्षा से उच्चतर शिक्षा तक सभी स्तरों के शिक्षा पाठ्यक्रम में तालमेल, शिक्षकों और संज्ञा को सीखने की प्रक्रिया का केंद्र मानना, एक हल्का लेकिन प्रभावी नियामक ढांचा, साथ ही स्वायत्तता, सुशासन और सशक्तिकरण के माध्यम से नवाचार और आउट ऑफ द बॉक्स विचारों को प्रोत्साहित करना, उत्कृष्ट स्तर पर शोध, निरंतर अनुसंधान और नियमित मूल्यांकन के आधार पर प्रकृति की सतत समीक्षा, भारतीय मूल और गौरव से आबद्ध कर रहना, शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच को प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार मानना, एक मजबूत व जीवंत सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त निवेश। विजन इसका देखते हैं तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने एक वैश्विक विजन दिया है, भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली जो सभी को उच्चतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराकर और भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवंत और न्यायसंगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी। नीति का विजन छात्रों में अपने मौलिक दायित्वों और संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ जुड़ाव और बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका और उत्तरदायित्व की जागरूकता उत्पन्न करना है। छात्रों में भारतीय होने का गर्व न केवल विचार में बल्कि व्यवहार, बुद्धि और कार्यों में भी, और साथ ही साथ कौशल, मूल्यों और सोच में भी होना चाहिए, जो मानवाधिकारों, स्थायी विकास और जीवन यापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो, ताकि वे सही मायने में वैश्विक नागरिक बन सकें। स्कूली शिक्षा व्यवस्था तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की एक नई व्यवस्था जो है की बात करती है। 5+3+3+4। पिछला अकादमिक ढांचा जो है 2 स्तर पर था, नया शैक्षणिक और प्राथमिक ढांचा जो है 4 स्तर पर पहले था। कक्षा 11 से 12, उम्र 16-18 और 10 जो था 3 उम्र 6 से 16, कक्षा 10 तक। इसमें देखते हैं तो आधारभूत फाउंडेशन जो है 3 वर्ष तक आंगनवाड़ी या प्री स्कूल या बाल वाटिका, और 2 वर्ष तक रहेंगे कक्षा 1 और कक्षा 2, उम्र 6 से 8 वर्ष। उसके बाद कक्षा 3 से 5 तक, उम्र 8 से 11 प्रारंभिक हो गया, और कक्षा 6 से 8, उम्र 11 से 14 मध्य हो गया। उसके बाद कक्षा 9 से 12, उम्र 14 से 18, तो ये हो गया माध्यमिक। तो 5+3+4। नए 5+3+3+4 ढांचे में 3 वर्ष के बच्चों को शामिल कर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की एक मजबूत बुनियाद को शामिल किया गया है, जिससे आगे चलकर बच्चों को बेहतर विकास हो सके। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक स्कूल में शिक्षक विद्यार्थियों का अनुपात जो है 30:1 से कम हो, और सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बच्चों की अधिकता वाले क्षेत्रों में स्कूलों में शिक्षक विद्यार्थियों का अनुपात जो है 25:1 से कम हो। द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, दीक्षा पर बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर उच्चतर गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार उपलब्ध कराया जाएगा। वर्ष 2017-18 में NSSO के 75वें घरेलू सर्वेक्षण के अनुसार 6 से 17 वर्ष के बीच की उम्र के विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या 3.22 करोड़ थी। वर्ष 2030 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर में 100% सकल नामांकन अनुपात GER प्राप्त करने का लक्ष्य है। विद्यार्थियों को विशेष रूप से माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन करने के लिए अधिक लचीलापन और विषयों के चुनाव के विकल्प दिए जाएंगे। इनमें शारीरिक शिक्षा, कला और शिल्प तथा व्यावसायिक विकास भी शामिल होंगे। पाठ्यक्रम, अतिरिक्त पाठ्यक्रम या सह पाठ्यक्रम कला, मानविकी और विज्ञान अथवा व्यावसायिक या अकादमिक धारा जैसी
कोई श्रेणियां नहीं होंगी। जहां तक संभव है कम से कम ग्रेड 5 तक, लेकिन बेहतर यह होगा कि यह ग्रेड 8 और इससे आगे तक भी हो। शिक्षा का माध्यम घरेलू भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी। सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के स्कूल जो है इसका पालन करेंगे। विज्ञान सहित सभी विषयों में उच्चतर गुणवत्ता वाली पाठ्य पुस्तकों को घरेलू भाषाओं या मातृभाषा में उपलब्ध कराया जाएगा। संवैधानिक प्रावधानों, लोगों, क्षेत्रों और संघ की आकांक्षाओं और बहुभाषावाद और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने की जरूरत का ध्यान रखते हुए त्रिभाषा फार्मूले को लागू किया जाना जारी रहेगा। हालांकि 3 भाषा के इस फार्मूले में अधिक लचीलापन रखा जाएगा और किसी भी राज्य पर कोई भी भाषा थोपी नहीं जाएगी। बच्चों द्वारा सीखी जाने वाली 3 भाषाओं के विकल्प राज्यों, क्षेत्रों और निश्चित रूप से छात्रों के स्वयं के होंगे, जिसमें से कम 3 में से 2 भाषाएं भारतीय भाषाएं हों। भारतीय साइन लैंग्वेज, इंडियन साइन लैंग्वेज ISL को देश भर में मानकीकृत किया जाएगा और राष्ट्रीय और राज्य पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी जो बधिर विद्यार्थियों द्वारा उपयोग की जाएगी। स्कूल शिक्षा के लिए एक नई और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यकर्ता रूपरेखा NCERT द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों, अग्रणी पाठ्यचर्या आवश्यकताओं के आधार पर तथा राज्य सरकारों, मंत्रालयों, केंद्र सरकार के संबंधित विभागों और अन्य विशेषज्ञ निकायों सहित सभी हितधारकों के साथ परामर्श करके तैयार की जाएगी और इसे सभी क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। ग्रेड 10 और 12 के लिए बोर्ड परीक्षाएं जारी रहेंगी तथा कोचिंग कक्षाओं की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए बोर्ड और प्रवेश परीक्षाओं की मौजूदा प्रणाली में सुधार किया जाएगा। तत्कालीन अब शिक्षा मंत्रालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत एक मानक निर्धारक निकाय के रूप में एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट स्थापित किया जाने का प्रस्ताव है, जो भारत के सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों के लिए विद्यार्थी आकलन मूल्यांकन के लिए मानदंड, मानक और दिशा निर्देश बनाने जैसे कुल मूल उद्देश्यों को पूरा करेगा। साथ ही यह राज्य उपलब्धि सर्वेक्षण SAS का मार्गदर्शन और राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS का संचालन भी करेगा। विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए सिद्धांत समान होंगे। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA उच्चतर गुणवत्ता वाली सामान्य योग्यता परीक्षा, साथ ही विज्ञान, मानविकी, भाषा, कला और व्यावसायिक विषयों में प्रत्येक वर्ष कम से कम 2 बार विशिष्ट सामान्य विषय की परीक्षा लेने का कार्य करेगी। NTA उच्चतर शिक्षा संस्थानों में स्नातक और परास्नातक में दाखिले और फेलोशिप के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए एक प्रमुख विशेषज्ञ स्वायत्त परीक्षण संगठन के रूप में कार्य करेगी। उत्कृष्ट विद्यार्थी ही विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र से शिक्षण पेशे में प्रवेश कर पाएं या सुनिश्चित करने के लिए एक उत्कृष्ट 4 वर्षीय एकीकृत BEd कार्यक्रम में अध्ययन के लिए बड़ी संख्या में मेरिट आधारित छात्रवृत्ति देश भर में स्थापित की जाएगी। भारत सरकार सभी लड़कियों और साथ ही ट्रांसजेंडर छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और न्याय संगत शिक्षा प्रदान करने की दिशा में देश की क्षमता का विकास करने हेतु एक लैंगिक समावेशी निधि का जो है गठन करेगी। उच्चतर शिक्षा व्यवस्था देखते हैं तो एक राष्ट्र के आर्थिक विकास और आजीविकाओं को स्थायित्व देने में उच्चतर शिक्षा महत्वपूर्ण योगदान देती है। जैसे जैसे भारत ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और समाज की ओर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे और अधिक भारतीय युवा उच्चतर शिक्षा की ओर बढ़ेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्चतर शिक्षा हेतु निम्नलिखित प्रावधान है। ऐसी व्यवस्था की ओर बढ़ना जिसमें विशाल बहुविषयक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हों तथा प्रत्येक जिले में या उसके पास कम से कम एक उच्च शिक्षा संस्थान अवश्य हो। बहुविषयक स्नातक शिक्षा की ओर बढ़ना, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NRF की स्थापना, व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा के सभी एकल नियामक द्वारा लचीला लेकिन स्थायित्व प्रदान करने वाला विनियमन, समता और समावेशन में वृद्धि, इसके साथ ही उत्कृष्ट सार्वजनिक शिक्षा के लिए अवसर। वर्ष 2040 तक सभी वर्तमान उच्चतर शिक्षा संस्थानों का उद्देश्य अपने आप को बहुविषयक संस्थानों के रूप में स्थापित करना होगा। उच्चतर शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा समेत सकल नामांकन अनुपात को वर्ष 2018 के 26.3% से बढ़ाकर वर्ष 2035 तक 50% करना होगा। व्यापक तौर पर विश्वविद्यालय का अर्थ है उच्चतर शिक्षा का एक बहुविषयक संस्थान जो स्नातक, स्नातकोत्तर और PhD कार्यक्रम चलाता है और उच्चतर गुणवत्ता वाले शिक्षण और अनुसंधान करता है। अभी देश में उच्च शिक्षा संस्थानों का जटिल नामकरण समवत विश्वविद्यालय, संबद्ध विश्वविद्यालय, संबद्ध तकनीकी विश्वविद्यालय, एकात्मक विश्वविद्यालय है जिसे मानकों के अनुसार मानदंड को पूरा करने पर केवल विश्वविद्यालय के नाम से प्रतिस्थापित किया जाएगा। विषयों में विशेषज्ञता के अलावा छात्रों को पाठ्यक्रम में लचीलापन, नए और रोचक पाठ्यक्रम के विकल्प दिए जाएंगे। डिग्री कार्यक्रमों की अवधि और संरचना में तदनुसार बदलाव किया जाएगा। स्नातक उपाधि 3 या 4 वर्ष की अवधि की होगी जिसमें उपयुक्त प्रमाण पत्र के साथ निकास में कई विकल्प होंगे। उदाहरणार्थ व्यावसायिक तथा पेशेवर क्षेत्र सहित किसी भी विषय अथवा क्षेत्र में 1 वर्ष पूरा करने पर सर्टिफिकेट या 2 वर्ष पूरा करने पर डिप्लोमा या 3 वर्ष के कार्यक्रम के बाद स्नातक की डिग्री 4 वर्षीय स्नातक प्रोग्राम में बहुविषयक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा।
एक अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC स्थापित किया जाएगा, जो अलग अलग मान्यता प्राप्त उच्चतर शिक्षण संस्थानों से प्राप्त क्रेडिट को डिजिटल रूप में से संकलित करेगा, ताकि प्राप्त क्रेडिट के आधार पर उच्चतर शिक्षण संस्थान द्वारा डिग्री दी जा सके। यदि छात्र उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा निर्दिष्ट अध्ययन के अपने प्रमुख क्षेत्र में एक कठिन शोध परियोजना को पूरा करता है तो उसे 4 वर्षीय कार्यक्रम में शोध सहित डिग्री भी दी जा सकती है। PhD के लिए या स्नातकोत्तर डिग्री या 4 वर्षों के शोध के साथ प्राप्त स्नातक डिग्री अनिवार्य होगी। MPhil कार्यक्रम को बंद कर दिया जाएगा। समग्र और बहुविषयक शिक्षा के लिए IIT और IIM आदि की तर्ज पर मेरू मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज नामक मॉडल सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। इनका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में उच्चतम वैश्विक मानकों को अर्जित करना होगा। भारत को वहनीय लागत पर उच्चतर शिक्षा प्रदान करने वाले वैश्विक अध्ययन के गंतव्य के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे इसे विश्व गुरु के रूप में अपनी भूमिका को बहाल करने में मदद मिलेगी। विश्व के चुनिंदा विश्वविद्यालयों को भारत में अपनी शाखाएं संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। वर्ष 2025 तक स्कूल और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा विशेष रूप से प्रदान की जाएगी। इसका क्रियान्वयन देख लेते हैं, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा दिया गया है। तो यह नीति जो है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड CABA के सशक्तिकरण की अनुशंसा करती है। अधिगम और शिक्षा पर एक बार फिर ध्यान केंद्रित करने के लिए यह वांछनीय होगा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय MOE के रूप में पुनर्नामित किया जाए। विश्लेषण देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जिसमें वर्ष 1992 में कुछ संशोधन तो किए गए थे, किंतु 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए यह लगातार अक्षम साबित हो रही थी। नई नीति में बच्चों में रटने की प्रवृत्ति के स्थान पर सीखने की प्रवृत्ति पर बल दिया गया है। दूसरी नीति देखते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें दिया गया है। अगला है अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन। उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्रों के मध्य नवाचार तथा उद्यम को बढ़ावा देने के उद्देश्य हेतु भारत सरकार द्वारा अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन ASIIM को प्रारंभ किया गया है। 30 सितंबर 2020 को संयुक्त पूंजी कोष VCFSC वेंचर कैपिटल फंड शेड्यूल कास्ट के तहत इस मिशन का शुभारंभ किया गया। ध्यातव्य है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने अनुसूचित जाति दिव्यांग युवाओं में उद्यमिता की भावना विकसित करने तथा उन्हें रोजगार सृजित करने वाला बनने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2014-15 में अनुसूचित जातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड की शुरुआत की थी। उद्देश्य क्या है? तो दिव्यांगों को विशेष वरीयता के साथ अनुसूचित जाति के युवाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास विभाग स्थापित प्रौद्योगिकी बिजनेस इंक्यूबेटर के साथ तालमेल के माध्यम से वर्ष 2024 तक 1000 अभिनव विचारों का समर्थन करना। स्टार्टअप पहलों से संबंधित विचारों को व्यावसायिक स्तर प्राप्त कर लेने तथा उधार क्षमता परक सहयोग द्वारा समर्थन एवं प्रोत्साहन देना, अभिनव विचारों वाले छात्रों को उद्यम वृत्ति चुनने के लिए प्रोत्साहित करना। प्रमुख तथ्य क्या है? तो इस मिशन के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रौद्योगिकी बिजनेस इंक्यूबेटर के माध्यम से अगले 4 वर्षों में ऐसे 1000 युवाओं की पहचान की जाएगी जिनके पास स्टार्टअप प्रारंभ करने का विचार होगा। अनुसूचित जाति के युवाओं को अपने स्टार्टअप से संबंधित विचार को वाणिज्यिक उद्यम में परिवर्तित करने के लिए इक्विटी फंडिंग के तहत 3 वर्षों में 30 लाख रुपए तक की राशि जो है आवंटित की जाएगी। इस मिशन के तहत सफल उपक्रम वेंचर कैपिटल फंड में से 5 करोड़ रुपए तक की सहायता प्राप्त करने के लिए अर्ह हो जाएंगे। स्थापना के बाद से VCFSC के तहत 118 कंपनियों को 444.14 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता जो है उपलब्ध कराई गई है। अनुसूचित जातियों के उद्यम पूंजी निधि द्वारा मिशन को लागू किया जाता है। इस योजना से SC समुदाय में नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही नए उद्यमों के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। सरकार की स्टैंड अप इंडिया पहल को जो है ये मजबूती मिलेगी इससे। विश्लेषण: इस मिशन के तहत VCFSC बिजनेस मैनेजमेंट स्कूलों सहित उच्च शिक्षा और प्रौद्योगिकी संस्थान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स में काम करने वाले अनुसूचित जाति के युवा उद्यमियों को लक्षित करेगा। साथ ही यह पहल अनुसूचित जाति के युवाओं में नवाचार को बढ़ावा देगी और उन्हें नौकरी चाहने वालों से नौकरी देने वाले बनने में मदद मिलेगी। अगला है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। भारत विश्व में सर्वाधिक युवा शक्ति तथा कार्यशील जनसंख्या वाला देश है। देश की 60% से अधिक जनसंख्या कार्यशील आयु समूह 15 से 59 वर्ग में है और लगभग आधी जनसंख्या 25 वर्ष से कम आयु वर्ग की है। ये आंकड़े भारत को जनसंख्या लाभांश की स्थिति में दर्शाते हैं, किंतु इस जनसंख्या का लाभ तभी मिलेगा जब यह स्वस्थ, शिक्षित तथा कुशल होगी।
ऐसे में यदि इस मानव पूंजी का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह भारत को एक नई बुलंदी पर ले जाएगी, परंतु यदि यह जनसामर्थ्य अनुप्रयोग की स्थिति में होगा तो यह अर्थव्यवस्था पर भार उत्पन्न करेगा। जनसंख्या लाभांश हेतु प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1500 करोड़ रुपए की लागत वाली प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 20 मार्च 2015 को जो है मंजूरी प्रदान की तथा इसे 15 जुलाई 2015 को जो है प्रारंभ किया गया। तो 15 जुलाई 2015 से ये प्रारंभ है। इसके तहत एक वर्ष में लगभग 19.85 लाख युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। एक वर्ष तक योजना के कुशल कार्यान्वयन के पश्चात कैबिनेट मंत्रालय द्वारा 4 वर्षों 2016 से 20 के लिए इस योजना PMKVY 2.0 को बढ़ाया गया तथा इसके लिए 12,000 करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की गई। लक्ष्य क्या है? तो PMKVY 2.0 के तहत वर्ष 2020 तक कुल 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित था। 31 अक्टूबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार PMKVY 2.0 के अंतर्गत देश में 1.10 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित तथा 21.4 लाख युवाओं को नियुक्त किया जा चुका है। उद्देश्य युवाओं को रोजगार के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करना, कौशल युक्त युवाओं के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित करना, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना, देश के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान देना। योजना के तहत प्रशिक्षण तो IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, निर्माण, स्वास्थ्य, होटल प्रबंधन आदि विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण, तकनीकी कौशल, सॉफ्ट स्किल्स और भाषा कौशल विकसित किए जा रहे हैं। प्रशिक्षण अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगा। छात्रों को विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करने के अवसर प्रदान करना, शिक्षा में नवाचार को बढ़ावा देना और अनुसंधान को प्रोत्साहित करना। महत्वपूर्ण पहलू तो स्कूली शिक्षा, 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में शिक्षा, बोर्ड परीक्षाओं पर कमजोर और आंतरिक मूल्यांकन पर अधिक जोर, व्यवहारिक ज्ञान पर अधिक ध्यान केंद्रित, शिक्षक के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान। उच्च शिक्षा, एकल नियामक निकाय के माध्यम से उच्च शिक्षा का एकीकरण, बहुविषयक पाठ्यक्रमों को प्रोत्साहन, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना, छात्रों के लिए अधिक स्वायत्तता। शिक्षा का माध्यम, 5वीं कक्षा तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा, माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी के साथ साथ अन्य भारतीय भाषाओं में अध्ययन। शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षकों के लिए बेहतर प्रशिक्षण कार्यक्रम, शिक्षकों को पेशेवर विकास के लिए प्रोत्साहित करना। शिक्षा का वित्त पोषण, तो शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6% खर्च करने का लक्ष्य, निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना। प्रमुख तथ्य, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की प्रमुख योजना है। यह योजना राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के माध्यम से नवगठित कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। प्रशिक्षण देते समय श्रम बाजार में नव प्रवेशी और 10वीं तथा 12वीं की पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छात्रों को प्रशिक्षित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। योजना में प्रत्येक प्रशिक्षु को औसतन 8,000 रुपये की आर्थिक सहयोग का भी प्रावधान है। कौशल विकास का लक्ष्य निर्धारित मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन, स्वच्छ भारत अभियान आदि प्रमुख कार्यक्रमों की मांगों के अनुरूप किया गया है। 15 जनवरी 2021 को भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय MSDE द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 2020-21 का शुभारंभ किया गया। इस योजना को 300 से अधिक पाठ्यक्रमों के साथ देश भर के लगभग 600 केंद्रों पर शुरू किया गया। वित्तीय वर्ष 2021 से 2023 के दौरान 5 जनवरी 2023 तक में PMKVY 3.0 के तहत 7 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया और उनमें से 66% से अधिक को प्रमाणित किया गया, जबकि 41,437 युवाओं को नियुक्त किया जा चुका है। PMKVY 3.0 2020-22 PMKVY 3.0 को 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 717 जिलों में लॉन्च किया गया है, जहां PMKVY 2.0 के तहत राज्य घटक के माध्यम से राज्य सरकारों की अधिक भूमिका सुनिश्चित की गई थी। वहीं PMKVY 3.0 के तहत जिला कौशल समितियों के माध्यम से जिला प्राधिकरण की अधिक भागीदारी की परिकल्पना की गई है। राज्य कौशल विकास मिशनों के निर्देशन में जिला कौशल समितियों कौशल अंतराल की समस्या का समाधान करने और जिला स्तर पर कौशल प्रशिक्षण की मांग का आकलन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। PMKVY 3.0 के उद्देश्य, युवाओं के लिए एक ऐसे पाठ्यक्रम का विकास करना जिससे वह उपलब्ध कौशल मार्गों का चुनाव कर सकें, युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और प्रमाणन में सहायता प्रदान करना, निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी के साथ के लिए अस्थायी कौशल प्रशिक्षण केंद्रों को प्रोत्साहित करना। PMKVY 3.0 में प्रशिक्षण, इस योजना के अंतर्गत मांग जनित प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत 8 लाख युवाओं को निम्नलिखित प्रकार से प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था है। तो प्रशिक्षण के प्रकार, उम्मीदवारों की संख्या, तो अल्पकालिक प्रशिक्षण STT शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग संख्या है 2.20 लाख, पूर्व प्रशिक्षण को मान्यता 5.80 लाख, कुल 1 और 2 जो है मिला के 8 लाख। PMKVY 3.0 का क्रियान्वयन,
दो घटक होंगे। केंद्रीय घटक, इसका कार्यान्वयन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा किया जाएगा। राज्य घटक, इसका कार्यान्वयन जो है राज्य कौशल विकास मिशनों, राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित विभागों द्वारा किया जाएगा। इस योजना के संपूर्ण लक्ष्य को केंद्र एवं राज्य घटकों के मध्य क्रमशः 75:25 के अनुपात में विभाजित किया गया है। तो यह ध्यान रखिएगा। तो 75:25 का अनुपात है। PMKVY 4.0 10 फरवरी 2023 को कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा PMKVY 4.0 का क्रियान्वयन हेतु कार्यकारी समिति का गठन किया गया। उद्देश्य क्या है? तो यह योजना विशिष्ट कौशल विकास पर केंद्रित है जो वर्तमान और भविष्य के रोजगार बाजार की मांगों के अनुरूप है। प्रशिक्षण को लचीला बनाया गया है ताकि विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग इसमें भाग ले सकें। प्रशिक्षण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा जा सके। प्रशिक्षण अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है ताकि प्रशिक्षित व्यक्तियों को वैश्विक रोजगार बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिल सके। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद प्रशिक्षणार्थियों को एक मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र दिया जाएगा। विश्लेषण, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्य SDG के माध्यम से गरीबी और भुखमरी को समाप्त करने, लिंग समानता सुनिश्चित करने तथा सभी को सम्मानित जीवन का अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। ध्यातव्य है कि विश्व की लगभग 17.84% आबादी भारत में निवास करती है, अतः सतत विकास लक्ष्य भारत के लिए अधिक अहमियत रखते हैं। यदि भारत की कार्यशील जनसंख्या के कौशल तथा ज्ञान में वृद्धि कर दी जाए तो अनेक सतत विकास लक्ष्यों जैसे गरीबी और भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण, स्वास्थ्य के स्तर में वृद्धि, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छता तथा समावेशी एवं सतत विकास को प्राप्त किया जा सकता है। इसके साथ ही यदि भारत में कौशल के स्तर में वृद्धि हो तो इसका प्रभाव व्यष्टि एवं समष्टि दोनों पर स्तर पर पड़ेगा। इससे एक ओर जहां सीमांत व्यक्ति की स्थिति में सुधार होगा तो वहीं दूसरी ओर देश की GDP में भी वृद्धि होगी। प्रवासी कौशल विकास योजना। तो 8 जनवरी 2017 को बेंगलुरु के 14वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रवासी कौशल विकास योजना शुरू करने की घोषणा की गई। यह विदेश मंत्रालय की एक कौशल विकास योजना है। तो 8 जनवरी 2017 को प्रवासी कौशल विकास योजना शुरू की गई। उद्देश्य तो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार चुनिंदा क्षेत्रों में संभावित प्रवासी कामगारों के कौशल विकास को बढ़ाना है ताकि उनके लिए विदेशों में रोजगार के अवसर को बढ़ाया जा सके। प्रमुख तथ्य क्या है इसमें? तो इस योजना का आदर्श वाक्य है, सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं, विश्वास के साथ जाएं। प्रवासी कौशल विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु विदेश मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के मध्य 2 जुलाई 2016 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। इस समझौता ज्ञापन के तहत विदेश में रोजगार के इच्छुक कामगारों के लिए सशक्त कौशल प्रशिक्षण, मूल्यांकन एवं प्रमाण प्रणाली विकसित करने में सहयोग की परिकल्पना की गई है। इस योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण का दायित्व कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय तथा इससे जुड़ी संस्थाओं के कंधों पर है। योजना में स्थान पूर्व अनुकूलन प्रशिक्षण का भी प्रावधान किया गया है जिसका उद्देश्य गंतव्य देश की संस्कृति, भाषा, परंपराओं तथा नियमों एवं विनियमों के संदर्भ में संभावित कामगारों को जागरूक किया जा सके। विश्लेषण, तो प्रवासी कौशल विकास योजना भारत के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। इस योजना के माध्यम से युवा न केवल अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं बल्कि देश के विकास में भी योगदान दे सकते हैं। योजना के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि निर्माण, स्वास्थ्य सेवा, होटल प्रबंधन आदि में कौशल प्रदान किया जाएगा। साथ ही विदेशी भाषाओं में प्रशिक्षण देकर संचार कौशल को बेहतर बनाया जाएगा। प्रशिक्षित उम्मीदवारों को विदेशी रोजगार के अवसर से भी जोड़ा जाएगा। हालांकि इस योजना को सफल बनाने के लिए सरकार, निजी क्षेत्र और प्रशिक्षण संस्थानों को मिलकर काम करना होगा। उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 12 सितंबर 2016 को उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी HAFA के गठन को मंजूरी प्रदान की गई। राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना। राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करने तथा नियोक्ताओं को प्रशिक्षुओं की नियुक्ति हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से दिसंबर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना NAPS नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम का औपचारिक शुभारंभ किया गया। यह योजना 19 अगस्त 2016 से ही प्रभावी है तथा इसने प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना को प्रतिस्थापित किया है। लक्ष्य क्या है? तो इस योजना के तहत वर्ष 2022-23 से वर्ष 2025-26 तक 4 वर्षों की अवधि में 46 लाख प्रशिक्षुओं को नामांकित करने का लक्ष्य है। उद्देश्य क्या है? तो योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान करना है ताकि वे रोजगार प्राप्त कर सकें। भारत में कौशल और रोजगार के बीच एक बड़ा अंतर है। यह योजना इस अंतर को कम करने का प्रयास करती है। योजना के माध्यम से उद्योगों को कुशल श्रम बल उपलब्ध कराया जाता है जिससे उनकी उत्पादकता बढ़ती है। यह योजना आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका
निभाती है। प्रमुख तथ्य क्या है इसमें? तो भारत सरकार द्वारा प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए नियोक्ताओं को वित्तीय प्रोत्साहन प्रति प्रशिक्षु अधिकतम 1500 रुपये देने वाली यह पहली योजना है। केंद्रीय उपक्रमों के संदर्भ में योजना का क्रियान्वयन क्षेत्रीय प्रशिक्षण निदेशालयों RDATs द्वारा किया जाता है। राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों हेतु योजना के क्रियान्वयन संबंधित राज्य प्रशिक्षुता सलाहकारों द्वारा किया जाता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शासित योजना के अंतर्गत आने वाले स्नातक तथा तकनीशियन प्रशिक्षुओं के साथ साथ अन्य सभी श्रेणी के प्रशिक्षुओं को भी शामिल किया गया है। प्रशिक्षुओं की उम्र 14 वर्ष से अधिक होनी चाहिए तथा उनके द्वारा प्रशिक्षु अधिनियम 1961 में वर्णित आवश्यक मापदंडों को पूरा किया जाना चाहिए। ध्यातव्य है कि उद्योग में प्रशिक्षु के प्रशिक्षण को नियमित करने के उद्देश्य से प्रशिक्षु अधिनियम 1961 में नियमित किया गया था, जिसे वर्ष 2024 में संशोधित किया गया तथा 22 दिसंबर 2014 से प्रशिक्षु संशोधन अधिनियम 2014 प्रभावी हो गया। प्रगति: तो 1 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार लगभग 21 लाख से अधिक प्रशिक्षुओं की संख्या इस योजना में शामिल है। विश्लेषण देखते हैं तो कौशल विकास की एक विधा के रूप में प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण उद्योग और प्रशिक्षु दोनों के लिए लाभकारी है। यही कारण है कि विश्व के अनेक देशों जैसे जापान, जर्मनी एवं संयुक्त राज्य अमेरिका आदि ने प्रशिक्षुता मॉडल को लागू किया है। भारत में जनसांख्यिकीय लाभांश के रूप में 18 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के 300 मिलियन लोग मौजूद होने के बावजूद यह संख्या बहुत कम है। इस अनुकूल जनसांख्यिकीय लाभांश का सदुपयोग करने के उद्देश्य से भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना की शुरुआत की गई है, ताकि भारतीय युवाओं को कुशल एवं प्रशिक्षित बनाने के साथ ही देश को विकास के पथ पर अग्रसर करने में उनकी पूर्ण क्षमता का इस्तेमाल किया जा सके। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा योजना 18 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार द्वारा इस केंद्र प्रायोजित योजना को 31 मार्च 2026 तक या अगली समीक्षा तक जो भी पहले हो जारी रखने हेतु मंजूरी प्रदान की गई है। तो 18 फरवरी 2022 नए चरण के तहत लगभग 1600 परियोजनाओं को सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के नए चरण के तहत लैंगिक समावेशन, समानता संबंधी पहल, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल उन्नयन के माध्यम से रोजगार पाने की संभावनाओं को बढ़ाने हेतु केंद्र सरकार राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करेगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान में इस योजना के सुचारू रूप से संचालन हेतु 1814.94 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि 2023-24 के बजट अनुमान में यह राशि 1500 करोड़ रुपये थी। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम तो 16 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और 2021-22 की बजट घोषणाओं के अनुरूप वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा की इस नई योजना को मंजूरी प्रदान किया गया है। तो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम जो है प्रौढ़ शिक्षा पर आधारित है। इस योजना की अवधि वर्ष 2022 से 2027 तक है। इस योजना के तहत देश में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के गैर साक्षर लोगों को आच्छादित जो है किया जाएगा। नई एकीकृत विद्यालय शिक्षा योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विद्यालय शिक्षा पर एकीकृत योजना इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन स्कूल एजुकेशन निर्माण करने के विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अति महत्वपूर्ण प्रस्ताव को स्वीकृति जो है 28 मार्च 2018 को प्रदान की थी। लक्ष्य क्या है? योजना का लक्ष्य सभी बच्चों, विशेषकर लड़कियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य वंचित समूहों के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करती है। योजना का मुख्य फोकस शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर है। इसमें शिक्षकों को प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम का विकास और मूल्यांकन प्रणाली में सुधार शामिल है। योजना में केंद्र और राज्य सरकार को भी सहयोग पर जोर दिया गया है। शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भी इस योजना में प्रावधान किए गए हैं। कार्यान्वयन अवधि जो है तो इस नई एकीकृत विद्यालय शिक्षा योजना का कार्यान्वयन 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 की अवधि के दौरान किया जाना था। दृष्टिकोण: इस योजना का दृष्टिकोण शिक्षा के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप नर्सरी से लेकर माध्यमिक स्तर तक समावेशी और न्याय संगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना था। इस एकीकृत योजना का मुख्य फोकस बिंदु 2 T's अर्थात टी यानी टीचर, शिक्षक और टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित कर विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना था। उद्देश्य तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के कार्यान्वयन में केंद्र द्वारा राज्यों की मदद करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और छात्रों के सीखने की परिणामों में वृद्धि करना, विद्यालय शिक्षा में सामाजिक एवं लैंगिक अंतराल को समाप्त करना, विद्यालय शिक्षा के सभी स्तरों एवं समानता एवं समावेश सुनिश्चित करना, शिक्षा के व्यवसायी दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना, विद्यालय शिक्षा के प्रावधानों में न्यूनतम मानक सुनिश्चित करना। महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है? तो इस योजना में सर्व शिक्षा अभियान SSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA और अध्यापक शिक्षण को समाहित करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी विजन सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा के
परिप्रेक्ष्य में इस योजना को लाया गया था। योजना के लिए 75,000 करोड़ रुपए का अनुमानित आवंटन स्वीकृत किया गया था। विश्लेषण इसका देखते हैं। तो नई एकीकृत विद्यालय शिक्षा योजना भारत की शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सुधार है। यह योजना देश के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह योजना शिक्षा में समानता लाने का प्रयास करती है, साथ ही सभी बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करती है। हालांकि इस योजना को सफल बनाने के लिए एक प्रभावी मूल्यांकन प्रणाली विकसित करना चुनौतीपूर्ण रहेगा। राष्ट्रीय युवा नीति 2014। 9 जनवरी 2014 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय युवा नीति 2014 नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 का औपचारिक शुभारंभ 21 फरवरी 2014 को हुआ। इस नीति द्वारा पूर्ववर्ती राष्ट्रीय युवा नीति 2003 को प्रतिस्थापित किया गया। वर्तमान युवा नीति में युवा को 15 से 29 वर्ष के आयु समूह के रूप में परिभाषित किया गया है, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने युवा को 15 से 24 वर्ष के आयु समूह के रूप में परिभाषित किया है। भारत की जनसंख्या 2011 में 15 से 29 वर्ष की आयु के युवा 27.5% हैं। भारत के सकल राष्ट्रीय आय में इस आयु वर्ग के युवाओं का योगदान लगभग 1/3 है। विजन तो देश के युवाओं को उनकी क्षमता के पूर्ण विकास हेतु सशक्त बनाना तथा इसके माध्यम से भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उसका उचित स्थान दिलाना। उद्देश्य क्या है? तो उत्पादक कार्यबल तैयार करना, भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप एक मजबूत और स्वस्थ पीढ़ी का विकास, सामाजिक मूल्यों की शिक्षा देकर सामुदायिक सेवा को बढ़ावा देना, शासन के सभी स्तरों पर भागीदारी एवं नागरिक सहयोग को बेहतर बनाना, जोखिमग्रस्त युवाओं की सहायता करके सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना। प्रमुख तथ्य क्या है? तो इस नीति में 15 से 29 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को युवा माना गया है। युवाओं के सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं जैसे बेरोजगारी, शिक्षा का अभाव, सामाजिक समस्याएं आदि को नीति में पहचाना गया है। इस नीति का लक्ष्य युवाओं को सशक्त बनाना, उनके कौशल विकास को बढ़ावा देना और उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। इस नीति के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वरीयता क्षेत्र क्या है? तो प्रयुक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु 11 वरीयता क्षेत्रों यथा शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास, उद्यमशीलता, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य जीवन शैली, खेल, सामाजिक मूल्यों का संवर्धन, समुदाय भागीदारी, राजनीति और शासन में भागीदारी, युवा भागीदारी, समावेशन और सामाजिक न्याय। विश्लेषण क्या है? तो राष्ट्रीय युवा नीति 2014 देश में युवाओं की महत्वपूर्ण भावी भूमिका हेतु तैयार करने हेतु समर्पित है। इस नीति में युवाओं के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया गया है। इस बात पर जोर देकर कहा जा सकता है कि आर्थिक सामाजिक विकास के वाहक युवाओं की विविध राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी देश को एक नई ऊंचाई पर स्थापित करेगा। युवाओं को सही प्रशिक्षण एवं उनका उचित नियोजन ही भारत को सही मायने में जनांकीय लाभांश दिला पाएगा। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 एक दृष्टि में। उद्देश्य वरीयता क्षेत्र। पहला उद्देश्य है उत्पादक कार्यबल तैयार करना। वरीयता क्षेत्र शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास, उद्यमशीलता। दूसरा है भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप एक मजबूत और स्वस्थ पीढ़ी का विकास, स्वास्थ्य एवं स्वस्थ जीवन शैली और खेल। तीसरा है सामाजिक मूल्यों की शिक्षा देकर सामुदायिक सेवा को बढ़ावा देना, सामाजिक मूल्यों का संवर्धन और समुदाय भागीदारी। चौथा है शासन के सभी स्तरों पर भागीदारी एवं नागरिक सहयोग को बेहतर बनाना। इसका उद्देश्य है राजनीति और शासन में भागीदारी, युवा भागीदारी। जोखिमग्रस्त युवाओं की सहायता करके सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना, समावेशन और सामाजिक न्याय जो है इसका लक्ष्य है, वरीयता क्षेत्र है। संकल्प और स्ट्राइव। 11 अक्टूबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA द्वारा विश्व बैंक समर्थित संकल्प और स्ट्राइव योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। संकल्प योजना का पूर्ण रूप आजीविका संवर्धन हेतु कौशल अभिकरण और ज्ञान जागरूकता। संकल्प का फुल फॉर्म क्या है? स्किल्स एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। तो ये संकल्प हो गया। स्ट्राइव योजना का पूर्ण रूप है औद्योगिक मूल्य संवर्धन हेतु कौशल सशक्तिकरण। स्ट्राइव स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू इन्हेंसमेंट। संकल्प एवं स्ट्राइव दोनों ही योजनाओं का उद्देश्य और अल्पावधि तथा दीर्घावधि के व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता तथा उनकी बाजार प्रसंगता में सुधार करना है। समाज के वंचित एवं उपेक्षित वर्गों जैसे महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण का अवसर प्रदान कर उनका मुख्य आर्थिक प्रवाह में समावेशन करना भी योजना का प्रमुख उद्देश्य है। संकल्प योजना
4455 करोड़ रुपए की केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें विश्व बैंक द्वारा 3300 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान की गई है। स्ट्राइप योजना 2200 करोड़ रुपए की केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसमें योजना के परिव्यय का आधा हिस्सा विश्व बैंक द्वारा ऋण सहायता के रूप में प्रदान किया गया है। संकल्प योजना के तहत 3.5 करोड़ युवाओं को बाजार के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान कराने का लक्ष्य रखा गया है। संकल्प एवं स्ट्राइप योजनाओं द्वारा राष्ट्रीय प्रत्यायन और प्रमाणन निकाय नेशनल बॉडीज फॉर एक्रेडिटेशन एंड सर्टिफिकेशन की स्थापना की जाएगी। यह निकाय अल्पावधि एवं दीर्घावधि व्यावसायिक शिक्षण और प्रशिक्षण में प्रत्यायन तथा प्रमाणीकरण को विनियमित करेगा। संकल्प और स्ट्राइप योजनाओं द्वारा केंद्र एवं राज्य सरकारों की कौशल विकास योजनाओं में राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन फ्रेम NQAF समेत राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क NCQF के सार्वभौमिकरण का समर्थन किया जाएगा, जिससे कौशल वितरण, विषय वस्तु और प्रशिक्षण परिणाम में मानकीकरण सुनिश्चित किया जा सके। अटल नवाचार मिशन एवं सेतु। अटल नवाचार मिशन भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य स्कूली बच्चों में नवाचार और उद्यमिता की भावना को प्रोत्साहित करना है। इस मिशन के तहत स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाती है, जहां छात्र अपने विचारों को मूर्त रूप देने के लिए आवश्यक उपकरणों और मार्गदर्शन का लाभ उठा सकते हैं। सेतु अटल नवाचार मिशन का एक महत्वपूर्ण घटक है। या एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो छात्रों, शिक्षकों, उद्यमियों और निवेशकों को एक साथ लाता है। सेतु के माध्यम से छात्र अपने नवाचारों को प्रदर्शित कर सकते हैं, उद्योग जगत के विशेषज्ञों से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं और निवेशकों से धन जुटा सकते हैं। अटल नवाचार मिशन, अटल इनोवेशन मिशन AIM तथा स्वरोजगार एवं प्रतिभा उपभोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन सेतु भारत में नवप्रवर्तन एवं उद्यमिता की संस्कृति के प्रोत्साहन हेतु भारत सरकार का एक प्रयास है। 24 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अटल नवाचार मिशन और स्वरोजगार प्रतिभा उपयोग सेतु की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके माध्यम से सरकार द्वारा विश्व स्तरीय नवप्रवर्तन तथा स्वरोजगार गतिविधियों, विशेष रूप से तकनीकी क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। उद्देश्य क्या है? तो भारत के नवाचार प्रयत्न में आने वाली बाधाओं की पहचान करना तथा उन्हें समाप्त करने के लिए रणनीति तैयार करना, समन्वय, समर्थन एवं सहयोग के द्वारा भारत की नवाचार क्षमता का विकास करना, छात्रों में नवाचार के प्रति जागरूकता लाना तथा उसमें नवाचार की प्रवृत्ति का विकास करना, अनुदानों, पुरस्कारों एवं चुनौती कार्यक्रमों के द्वारा नव प्रवर्तकों को प्रोत्साहित करने के लिए एक तंत्र विकसित करना, जिलों में स्वरोजगार एवं प्रतिभा उपयोग सेतु केंद्रों की स्थापना करना, क्षमतावान उद्यमियों को प्रशिक्षित करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी पर आधारित अटल उद्भावन केंद्रों, अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना करना, ताकि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के साथ ही रोजगार सृजन किया जा सके। प्रमुख तथ्य क्या है? तो अटल नवाचार मिशन एक आमूल योजना, अम्ब्रेला स्कीम है, जिसमें 2 मुख्य घटक हैं। पहला, सेतु के माध्यम से उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, दूसरा नवाचार को प्रोत्साहित करना। सरकार द्वारा अटल नवाचार मिशन तथा सेतु के लिए कुल 1500 करोड़ रुपए की आरंभिक राशि की घोषणा की गई है, जिसमें से 1000 करोड़ रुपए की आरंभिक पूंजी मुख्यतः सेतु के लिए होगी और 500 करोड़ रुपए की राशि अटल नवाचार मिशन के लिए होगी। मिशन के अंतर्गत 100 अटल उद्भावन केंद्रों, अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना हेतु 5 वर्ष के लिए 10 करोड़ रुपए प्रत्येक के अनुदान की घोषणा की गई है। बजट वर्ष 2024-25 में इन दोनों के लिए संयुक्त रूप से 155 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जबकि बजट 2023-24 में 155 करोड़ रुपए ही आवंटित किए गए थे। विश्लेषण इसका देखते हैं। तो बदलते वैश्विक परिदृश्य तथा तीव्र वैश्विक प्रतिस्पर्धा के दौर में यदि कोई देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं बाजार तक अपनी पहुंच को मजबूत करना चाहता है, तो उसे समय के साथ अपने उत्पादों को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण बनाना होगा। इस हेतु नवाचार एवं उद्यमशीलता को बढ़ावा देना आवश्यक है। नवाचार एवं उद्यमशीलता न केवल व्यापार एवं बाजार के विस्तार के माध्यम है, बल्कि ये व्यापक स्तर पर रोजगार सृजन में भी सहायक हैं। अटल नवाचार मिशन तथा सेतु इसी प्रकार का एक प्रयास है, जिसके द्वारा उद्यमियों को नवाचार एवं उद्यमशीलता के लिए प्रेरित करने के साथ ही विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच को विकसित करने का भी प्रावधान किया गया है। GIAN कार्यक्रम 30 नवंबर 2015 को तत्कालीन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी द्वारा IIT गांधीनगर गुजरात में GIAN ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिकों एवं उद्यमियों की भागीदारी को प्रोत्साहित कर देश के वर्तमान अकादमिक संसाधनों का समर्थन, उसमें गुणात्मक सुधार तथा भारतीय वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी क्षमता का वैश्विक स्तर तक उन्नयन करना है। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक नया और उत्प्रेरक कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत देश में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ प्रवक्ताओं द्वारा व्याख्यान की एक प्रणाली विकसित की जाएगी। उद्देश्य तो भारतीय शैक्षिक संस्थानों में प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संकाय की संलग्नता में वृद्धि करना, हमारे संकायों को अग्रणी क्षेत्रों में सीखने तथा ज्ञान
शिक्षण कौशल साझा करने का अवसर जो है प्रदान करना, अपने छात्रों को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संकाय से ज्ञान और अनुभव प्राप्त करने के लिए अवसर प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय संकाय के साथ सहभागिता कर अनुसंधान के लिए नए मार्ग का सृजन करना, शैक्षणिक संस्थानों में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की भागीदारी और उपस्थिति को बढ़ाना, औद्योगिक क्षेत्र के तकनीकी व्यक्तियों की समझ में सुधार लाने और संबंधित क्षेत्र में अपने ज्ञान को अद्यतन करने का अवसर प्रदान करना, भारत से संबंधित समस्याओं पर काम करने के लिए विश्व के सबसे अच्छे अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को प्रेरित करना, वीडियो और प्रिंट दोनों माध्यम से विशेष क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्य सामग्री का विकास करना, जिसका छात्रों और शिक्षकों के एक बड़े समूह द्वारा प्रयोग किया जा सके। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हित के उभरते विषयों में नए शैक्षणिक तरीकों को विकसित करना। प्रमुख तथ्य क्या है? तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत श्रेष्ठ विदेशी संस्थानों के शिक्षक भारत का दौरा करेंगे तथा यहाँ के शिक्षकों एवं छात्रों के साथ संवाद और सहभागिता करेंगे। इन पाठ्यक्रमों की अवधि विषय पर निर्भर करती है, जो 1 से 3 सप्ताह तक है, और ये मेजबान संस्था के छात्रों को निःशुल्क जबकि अन्य छात्रों को नाम मात्र के शुल्क पर उपलब्ध है। साथ ही वेबसाइट के जरिए इसका प्रसारण भी होता है। वेबकास्टिंग से देश भर के विद्यार्थी एक साथ ज़रूरत के अनुसार इस बेहतरीन अध्ययन सामग्री से लाभान्वित हो सकेंगे। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान से इस योजना हेतु 10 करोड़ रुपए का प्रावधान है। विदेशी विशेषज्ञों द्वारा भारतीय संस्थानों में अल्पकालीन पाठ्यक्रम आयोजित करना, भारतीय और विदेशी संस्थानों के बीच सहयोगात्मक अनुसंधान परियोजनाएं शुरू करना, छात्रों और संकाय सदस्यों को विदेशी विश्वविद्यालय में अध्ययन और अनुसंधान करने के लिए भेजना। यह कार्यक्रम भारत और अन्य देशों के बीच शैक्षिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाने में भी मदद कर रहा है। विश्लेषण देखते हैं तो प्रधानमंत्री के अनुसार ज्ञान कार्यक्रम विश्व को यह बताने का प्रयास करता है कि आओ भारत में पढ़ाओ, कम टीच इन इंडिया। डिजिटल इंडिया के 9 बुनियादी स्तंभों में से एक ई क्रांति व्यापक, दूरगामी और अभिनव विचारों को समाहित करने वाला स्तंभ है। ई क्रांति द्वारा पंचायत स्तर तक इंटरनेट सेवाओं को पहुंचाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा की शुरुआत से गांव के सभी तबके के युवाओं की पहुंच स्तरीय शिक्षा तक हो सकेगी। साथ ही शिक्षा व्यवस्था में शिक्षकों की कमी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की समस्या, महिला शिक्षा का निम्न स्तर, रोजगार संबंधी चुनौतियां, निम्न प्रति व्यक्ति आय आदि से निपटने में सहूलियत भी होगी। ज्ञान कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के ख्याति प्राप्त शिक्षकों की सहभागिता से भारतीय उच्च शिक्षा के उन्नयन में उल्लेखनीय प्रगति होगी और हमारी शिक्षा का स्तर उच्च होगा। वर्तमान सरकार का विशेष बल डिजिटल शिक्षा पर है। सरकार आधुनिक संचार माध्यमों का प्रयोग शिक्षा को सुदूर कस्बों और गाँव तक पहुँचाने के लिए करना चाहता ही है, जिससे सबको घर बैठे उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। ये महत्वपूर्ण कार्य है खेलो इंडिया कार्यक्रम। खेलो इंडिया कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रारंभ किया गया। खेलो इंडिया कार्यक्रम में पूर्व में चल रही 3 योजनाओं यथा राजीव गांधी खेल अभियान, शहरी खेल आधार संरचना योजना तथा राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना का विलय कर दिया गया है। खेलो इंडिया कार्यक्रम देश के सभी राज्यों में विस्तारित है। खेलो इंडिया के लिए बजट 2024-25 में 900 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जबकि 2023-24 के बजट आवंटन में 880 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना है, ताकि युवा पीढ़ी खेलों के प्रति अधिक जागरूक हो और खेलों को अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनाए। खेलो इंडिया योजना के तहत युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, ताकि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें। इस योजना के माध्यम से देश के विभिन्न कोनों में खेल अवसरों में वृद्धि की गई है, जिससे युवाओं को खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। खेलो इंडिया योजना का लक्ष्य एक स्वस्थ भारत का निर्माण करना है। खेलों के माध्यम से युवाओं को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित किया जाता है और देश में बीमारियों का बोझ कम करने में मदद मिलती है। प्रमुख तथ्य क्या है? तो इस अभियान के तहत पूरे देश में ब्लॉक, जिला स्तर, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। खेल प्रतियोगिता का आयोजन 5 समूहों में किया जाता है। पहला है 6 वर्ष से अधिक 12 वर्ष से कम आयु वर्ग, दूसरा 12 वर्ष से अधिक 18 वर्ष से कम आयु वर्ग, तीसरा 18 वर्ष से अधिक 36 वर्ष से कम आयु वर्ग, और चौथा 36 वर्ष से अधिक 50 वर्ष से कम आयु वर्ग, और पांचवा जो है 50 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग। प्रतियोगिता के लिए 100% अनुदान केंद्र सरकार प्रदान करती है। खेल अवस्थापना सुविधाओं का विकास ब्लॉक स्तर पर किया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को प्रोत्साहित किया जा सके। ब्लॉक स्तर पर प्रतियोगिता के माध्यम से विभिन्न विधाओं के खेलों में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की खोज की जाती है। स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दृष्टि से खेलों की लगभग सभी विधाओं को इस योजना के अंतर्गत समायोजित किया गया है। खेलो इंडिया के प्रमुख तत्व: खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, खेलो इंडिया स्टेट गेम्स, खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। विश्लेषण: तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में खेल और स्वास्थ्य का मूल महत्व है।
खेल लक्ष्य निर्धारण एवं जोखिम लेने का आत्मविश्वास उत्पन्न करता है। इस प्रकार खेल हमारे देश के समग्र विकास के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक हैं। भारत ने पिछले कुछ वर्षों से खेलों के क्षेत्र में लगातार प्रगति की है। इस ग्लोबल मंच पर इस अपार क्षमता को प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। खेलो इंडिया कार्यक्रम युवाओं को प्रेरित कर उन्हें शीर्ष स्तर तक ले जाने के लिए बुनियादी सुविधाएं और प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगा तथा खिलाड़ियों को अपने वास्तविक क्षमता का प्रदर्शन करने में सक्षम बनाएगा। तभी भारत के खेलों में सुपर पावर बनने के सपने को साकार कर सकता है। तो दोस्तों ये चैप्टर जो है ख़त्म हुआ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।